Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। आज लॉ के सब्जेक्ट से हटकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज के बारे में। और ये जनरल नॉलेज ऐसी नहीं है कि मैं आपको कुछ अलग से बताने जा रहा हूं। ये सब चीजें हमारे लॉ के सब्जेक्ट से रिलेटेड, या फिर आप अगर स्टूडेंट हैं या आप पेरेंट्स हैं या आप किसी भी तरीके से अगर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज बात कर रहे हैं कल लॉन्च की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नई शिक्षा नीति के बारे में, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहती है और कौन कौन से मेजर चेंजेस वहां पर किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 34 सालों के बाद ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी हमारे इंडिया में लागू की जा रही है और काफी समय से इस पर डिमांड चल रही थी और लगभग 2 लाख थॉट्स आने के बाद कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे रिवाइव किया है। पूरी तरीके से एक एजुकेशन पॉलिसी को डेवलप करने की कोशिश की गई है। काफी अच्छी एजुकेशन पॉलिसी आइडियल रूप में बनाई गई है और काफी चीजों को आगे तक ध्यान रखकर ये चीजें बनाई गई हैं। उन्हीं चीजों के बारे में आज बात करेंगे और समझ लेते हैं उन मेन एजुकेशन पॉलिसीज को जो आपको जानना बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हों या फिर कॉलेज के स्टूडेंट हों या आपके जो बच्चे हैं वो किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ने जा रहे हों, सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। या फिर आप कहीं एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पेपर में पूछी जाने वाली है, डेफिनेट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और समझ लीजिएगा कि आने वाला फ्यूचर आपका कैसा होगा। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो चलिए समझ लेते हैं नई शिक्षा नीति में कौन कौन से ऐसे बदलाव हुए हैं जो हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, तो सभी के लिए बदलाव बहुत जरूरी है कि इन्हें जान लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, या अगर आप खुद स्टूडेंट्स हो तो आपको भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको सही तरीके से सब चीजें पता होंगी तो आप सही तरीके से एजुकेशन कर सकेंगे। तो इसीलिए वीडियो लेकर आए हैं और ये एजुकेशन पॉलिसी कल ही गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, इसे जारी किया है। इसके क्या क्या इसमें बदलाव किए गए हैं, उन सब बदलाव पर बातें करेंगे। जो मेन बदलाव है, हालांकि एजुकेशन पॉलिसी काफी लंबी यहाँ पर ये दी गई है, लेकिन जो मेन बदलाव हैं वो वहाँ यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से आज बतलाए जा रहे हैं। उसके बाद भी आने वाली वीडियोस में इस पर अगर आप चाहेंगे तो बातें हम करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल समझ लेते हैं कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो हम सबको पता होने बहुत जरूरी है। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट इस बारे में जान सके। क्योंकि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, इससे पहले अगर बात करूं इसके हिस्ट्री की थोड़ी सी, तो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आज देखने को मिली है हमारे सामने। इससे पहले 2 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं। पहली आई थी 1968 में इंदिरा गांधी के समय में, जो कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पर लाई गई थी। उसके बाद सेकेंड जो एजुकेशन पॉलिसी आई वो आई 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय, जो अमेंड भी हुई 1992 में। उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए नरसिम्हा राव की सरकार के समय। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन है, उस कंडीशन को देखते हुए काफी समय से मांग चल रही थी कि एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ना कुछ मॉडर्न कंसेप्ट्स आने चाहिए और आज की परिस्थितियों के हिसाब से पूरी की पूरी एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया जाना चाहिए या उस पर रिव्यू किया जाना चाहिए। काफी समय से इस पर बात चल रही थी और अब जाकर वो एक फॉर्मेट तैयार हो पाया है और गवर्नमेंट ने उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस अभी जारी की हैं और बतलाया है कि आने वाली ये जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में क्या क्या गाइडलाइंस होंगी। आगे देखेंगे भी किस किस तरीके से ये गवर्नमेंट इसे फॉलो कर पाती है, क्योंकि इसे अभी लागू कर पाना इतना आसान भी नहीं होगा। इसमें बहुत सारी चीजें अभी देखनी पड़ेंगी कि कौन कौन से इसमें मोड्स आते हैं, तो ये भी देखना जरूरी है। लेकिन फिलहाल ऑफिशियल तौर पर ये लॉन्च कर दी गई है और गाइडलाइंस इसकी जारी कर दी गई है। हालांकि ये अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुई है, क्योंकि ये अभी कैबिनेट से ही पास हुई है। लेकिन अभी इसे जान लेते हैं, कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी थी, आगे किस तरीके से निकल कर आती है वो भी पूरी तरीके से जान लेंगे। लेकिन मेन प्रोविजंस इसके क्या कहते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी तक हमारे यहाँ शिक्षा से रिलेटेड जो भी काम होता था वो देखती थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD के अंडर में सारा एजुकेशन का काम आता था। तो इस मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, यानी कि अब इस मंत्रालय को हम शिक्षा मंत्रालय के नाम से ही जानेंगे। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस बारे में पूरी डिटेल्स भी दी हैं और उन्हीं डिटेल्स को आज आपको सही तरीके से इजी तरीके से समझा भी रहा हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो
यही चेंजेस आया है कि एमएचआरडी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसके बाद अगर स्कूल लेवल से बात करें तो काफी सारे ब्रॉड चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी तक हमारे यहाँ 10+2 एजुकेशन सिस्टम होता था, यानी कि हाई स्कूल प्लस इंटर, वो एक एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ डेवलप था जिसे हम 10+2 एजुकेशन सिस्टम के नाम से जानते थे। लेकिन अब ये सिस्टम 5+3+3+4 के नाम से जाना जाएगा, यानी कि आने वाले समय में 5+3+3+4 का फॉर्मूला यहाँ पर रखा गया है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 तरीके से एजुकेशन को डिवाइड किया गया है। जो स्कूली एजुकेशन है उसे 4 तरीके से यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। जैसे प्री प्राइमरी में जो स्कूल्स की कंडीशन है वो अप टू 2nd क्लास तक एनसीईआरटी को सौंप दी गई है, जहाँ पर खेलकूद से लेके एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी एजुकेशन होगी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी। तो यहाँ पर प्री प्राइमरी के हिसाब से ही सारी की सारी एजुकेशन को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आता है प्राइमरी, जो अप टू 5th क्लास होगी, यानी कि 6 to 9 ईयर्स के बच्चों के लिए होगी, जहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको एजुकेशन दी जाएगी, लेकिन वो भी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही। एक्टिविटी उसमें एक्टिविटी लर्निंग बेस्ड एक एजुकेशन सिस्टम तैयार करने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। उसी के साथ साथ इन दोनों ही फेजेस में एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिलेगी कि अप टू 5th क्लास जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो मदर टंग में ही प्रीफर किया गया है, यानी कि नेशनल और रीजनल लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं दी गई है, यहाँ पर प्रेफरेंस दी गई है मदर टंग को, यानी कि 5th क्लास तक की जो भी एजुकेशन होगी वो मदर टंग में ही स्टूडेंट को दी जाएगी और इंग्लिश केवल एक सब्जेक्ट की तरह वहां पर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल पे, जो 6 to 8th क्लास की बात करती है। 6 to 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी ये पूरी की पूरी जो एजुकेशन होगी वो सिलेबस वाइज होगी, और इसके सिलेबस में भी काफ़ी ब्रॉड चेंजेस किए गए हैं, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक हमारे यहाँ कोई भी इस तरीके की कंडीशन नहीं थी कि स्किल्ड एजुकेशन हम लोग ले सकें, तो उस पर फोकस किया गया और 6th क्लास से ही स्किल्ड एजुकेशन का एक फॉर्मूला लगाने की कोशिश यहाँ पर की गई है, जिसमें बतलाया गया है कि 6 to 8th क्लास के बच्चों के लिए, के स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर कंप्यूटर कोडिंग यहाँ पर रखी जाएगी, यानी कि कैसे ऐप बनता है, किस तरीके से कंप्यूटर पे काम किया जाता है, यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन के कंसेप्ट को एजुकेशन में लाने की कोशिश की गई है। और लर्निंग एंड अर्निंग के प्रोसीजर को यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं 6 से 8 तक के, उन्हें समझाने के लिए कोशिश की गई है, ताकि बेसिक रूट लेवल पे ही एक स्किल एजुकेशन उनके अंदर डेवलप हो सके और जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो किसी तरह खत्म हो सके और लर्निंग एंड अर्निंग की जो हैबिट है वो वहीं से उनके अंदर डेवलप हो सके। तो उसके लिए 3 फॉर्मूले यहाँ पर बतलाए गए हैं। एक तो कंप्यूटर कोडिंग वहाँ पर अनिवार्य रूप से लागू करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद वोकेशनल कोर्सेज, वहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज सब्जेक्ट सिलेबस के साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज के भी देने की तैयारी यहाँ पर सिलेबस में की जा रही है। उसी के साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं तो वहाँ पर इंटर्नशिप के प्रोसीजर को भी यहाँ फॉलो किया जा सकता है। तो ये कंडीशंस यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से अभी बतलाई गई हैं, लेकिन ये किस तरीके से होंगी ये अभी थोड़ा डाउटफुल है। आगे आने वाले समय में धीरे धीरे हो सकता है गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है तो वो सारी चीज़ें हमें खुलकर पता लगे, लेकिन फिलहाल ये काफ़ी कोऑपरेटिव स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया और आने वाले समय में स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप माना जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर 9 to 12th क्लास के लिए एक मेजर चेंज किया गया है, जहाँ पर 9 to 12th क्लास को बोर्ड एग्जाम से फ्री कर दिया गया है, यानी कि बोर्ड एग्जाम को कन्वर्ट कर दिया गया सेमेस्टर एग्जाम सिस्टम में। अब यहाँ पर 9 से 12th के स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर सिस्टम होगा। और साथ ही एक ब्रॉड चेंज ये किया गया है कि अभी तक हम लोगों को 9 से 12th के बीच कुछ स्ट्रीम्स चूज करनी होती थी, या तो हम आर्ट चूज करते थे या फिर कॉमर्स चूज करते थे या फिर साइंस चूज करते थे। तो जो आर्ट के स्टूडेंट होते थे वो साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते थे और साइंस के स्टूडेंट कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ते थे, ऐसा होता था। तो इन सब बाउंडेशन को खत्म कर दिया गया। अब स्टूडेंट जो सब्जेक्ट चाहता है वो पढ़ सकता है, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रीम की एक कंडीशन लागू करने की कोशिश की जाएगी। मल्टीपल स्ट्रीम से मतलब है अगर आप केमिस्ट्री ले रहे हैं तो केमिस्ट्री के साथ आप आर्ट के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, और अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स के साथ फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट भी आप यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर मेजर चेंज किया गया है और जो बहुत ही हेल्पफुल भी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है अब वो सब्जेक्ट इजीली पढ़ सकते हैं बजाय स्ट्रीम चुनने के। ठीक, हालांकि यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी बनाई गई हैं, जैसे मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट सिस्टम यहाँ पर लागू किया गया है। मेजर सब्जेक्ट के बारे में भी आपको बतलाया जाएगा और माइनर सब्जेक्ट
सब्जेक्ट आपके क्या रहेंगे वो बतलाया जाएगा। लेकिन ये कंडीशन एक तरीके से ऐसी होगी, ये 9 to 12 के स्टूडेंट के लिए भी और कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी। अब अगर इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट है और वो म्यूजिक में पढ़ाई भी करना चाहता है तो इंजीनियरिंग के साथ साथ वो म्यूजिक की पढ़ाई भी कर सकता है। तो इस तरीके की मल्टीपल स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ इसी के साथ साथ एक चीज और समझ लीजिएगा कि अगर अभी तक 12th में, क्योंकि हम देखते हैं 90-95% होने के बाद भी स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलता है, कॉम्पिटिशन्स बहुत बढ़ गए हैं। और कई बार ये होता है कि 60% किसी स्टूडेंट के आए हैं तो एक तरीके से बाहर ही हो जाता है एजुकेशन सिस्टम से, तो उसे भी रिमूव करने की कोशिश की गई है और इक्वलेंट करने की कोशिश की गई है स्टूडेंट्स के एजुकेशन सिस्टम को। और उसके लिए अगर आपके 12th में परसेंटेज कम भी आ जाते हैं और आपकी ग्रेडिंग कम रह जाती है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन के लिए अब आप अपनी ग्रेडिंग सिस्टम को 12th के बाद भी सुधार सकते हैं। वो कैसे? वो 12th के बाद यहाँ पर एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट को लाने की कोशिश की जा रही है, या इसे कह लीजिएगा कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम। यानी कि अब एक कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसा हो सकता है कंडक्ट कराया जाए आफ्टर 12th, और इसके माध्यम से अब आप अपनी ग्रेडिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे और किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे इजीली ग्रेजुएशन में। तो एक अच्छा प्रोसीजर है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके बाय चांस कुछ मार्क्स कम रह जाते हैं, तो उन्हें हताश होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए कैट या सीसीई का एक फॉर्मूला यहाँ पर लागू किया जा रहा है, जिससे एजुकेशन सिस्टम में काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा भी, और स्टूडेंट में भी इसके बाबत काफी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा और वो जो डिप्रेशन वाली कंडीशन है उससे बाहर आ पाएगा। उसके साथ साथ एक और चेंजेस यहाँ पर जब हम ग्रेजुएशन सिस्टम में आ जाते हैं तो मल्टीपल एग्जिट एंट्री सिस्टम इन ग्रेजुएशन यहाँ पर आपको अब देखने को मिलेगा। यानी कि अभी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पर जॉब करते हैं, या फैमिली सर्कमस्टांसिस ऐसे होने की वजह से उन्हें फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, जिसके बाद वो दोबारा कंटिन्यू नहीं कर सकते और उनका जो उस साल का पैसा है या उस वो जो टाइम है वो खराब हो जाता है, जिस वजह से वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो उस प्रोसीजर को यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर कुछ प्रोसेस तोड़ दिए गए हैं कि अगर अब आप ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कर लेते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि अब आप अगर एक साल के बाद एजुकेशन छोड़ते भी हैं तो आप अपनी जॉब के बाद जब भी एजुकेशन दोबारा करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट कोर्स के बिहाफ पर वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहां से आपने छोड़ा था। तो एक अच्छा प्रोसीजर है। उसी के साथ साथ अगर आप 2 साल उस ग्रेजुएशन के कंप्लीट कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यानी कि अगर 2 साल कर लिए हैं तो भी आपकी डिग्री आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आप आने वाले समय में उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो डिप्लोमा से ही आपको कंटिन्यू करना होगा, दोबारा पूरा का पूरा आपको वो डिग्री लेने की जरूरत नहीं होगी, जिससे काफी समय और काफी पैसा स्टूडेंट्स का बच जाएगा और वो डिप्रेस होने से भी बचेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप 3 साल या 4 साल की आपकी डिग्री है वो कंप्लीट कर लेते हैं तब जाकर आपको बैचलर डिग्री यहाँ पर मिलती है। लेकिन जब बैचलर डिग्री मिलेगी तो इसी के साथ ग्रेजुएशन में एक प्रोसेस और जोड़ दिया गया है और रिसर्च को बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। वो कैसे कि अगर ग्रेजुएशन में उन्हीं सब्जेक्ट्स को लेकर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर अब आप परमिशन लेकर 1 साल का एक्सटेंड करा सकते हैं और उसके बिहाफ पर अब आपको इस बैचलर डिग्री के साथ साथ यहाँ पर रिसर्च सर्टिफिकेट देने की तैयारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। तो एक तरीके से यहाँ पर रिसर्च को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है जिससे काफी सारे स्टूडेंट डिप्रेशन से बाहर आ सकेंगे और ऐसे स्टूडेंट जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे उनकी पढ़ाई भी कंटिन्यू हो सकेगी। और ये सब होगा कैसे? ये सब होगा इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से। यानी कि अब गवर्नमेंट एक ऐसा बैंक क्रिएट करने जा रही है, एक ऐसा डिजिटल बैंक क्रिएट करने जा रही है जिसमें स्टूडेंट्स के जो ग्रेडिंग सिस्टम है उनका सारा रिकॉर्ड होगा। यानी कि आपकी जो मार्कशीट्स होंगी, आपका जो ग्रेड्स होंगे वो सारे यहाँ पर ऑलरेडी इस एबीसी सिस्टम में सेव हो जाएंगे और गवर्नमेंट के पास रहेंगे। अब आप जो भी सर्टिफिकेट जहां से भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में लेंगे वहां पर वो इस सिस्टम में जाकर सेव हो जाएंगे और आपका जो ग्रेड है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास सेव रहेगा। आप जब भी कोई डिग्री लेंगे या कोई डिप्लोमा करेंगे या सर्टिफिकेट करेंगे तो वो यहाँ पर एड ऑन होता रहेगा और आपके ग्रेडिंग सिस्टम को इम्प्रूव करता रहेगा। और जहां पर भी आप उसे रोकेंगे उसके बाद से वो दोबारा से
आप उसे ऐड ऑन कर पाएंगे। ठीक, तो एक अच्छा सिस्टम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम ये बनाया जा रहा है, जिससे एक फायदा और भी होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स का डाटा है वो पूरी तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से गवर्नमेंट के पास सेव होगा और सभी की सभी चीजें, सारी की सारी चीजें डिजिटलाइज होंगी पूरी तरीके से। तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन ये किस तरीके से फॉलो किया जाएगा इसमें भी बहुत सारी डाउट्स हैं, कुछ बहुत सारे लोगों को, हमें भी है। तो यहाँ पर ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब इश्यूज को रिजॉल्व करके इन्हें प्रैक्टिकल लेवल पर लागू कर पाती है। उसके साथ अब आप देखेंगे मोर देन वन कोर्स कैन आल्सो डू। अभी तक हम लोग एक कोर्स के अलावा दूसरा कोर्स नहीं कर पाते थे, लेकिन एबीसी सिस्टम होने की वजह से अब स्टूडेंट अगर दूसरे कोर्स में भी एनरोल होना चाहता है और एक साथ 2 कोर्स करना चाहता है तो वो इजीली अब कर सकेगा, क्योंकि उसका जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जो उसकी मार्कशीट्स हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर डिजी लॉकर में, डिजी बैंक में सेव होती जा रही हैं। यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ से आपका चल रहा है। आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं, वो सीधे सीधे यहाँ पर जाकर सेव हो रहे हैं और यहाँ पर ये आपकी सारी मार्कशीट ग्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो रही हैं। तो इस वजह से इसे भी बहुत इजी तरीके से लागू किया जा सकता है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है जितना आइडियलिस्टिक दिख रहा है प्रैक्टिकल लेवल पर। तो देखना मजेदार रहेगा कि ये किस तरीके से होगा। उसके साथ साथ एक नेक्स्ट चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ओनली वन रेगुलेटरी अथॉरिटी। अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई हैं जो अलग अलग काम एजुकेशन को लेकर कर रही हैं, लेकिन जैसे यूजीसी, एआईसीटीई और भी बहुत सारी ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं। तो इन सबको कंबाइंड करके, खत्म करके एक अलग से एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। यानी कि आप पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन पॉलिसी केवल एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर में होगी और पूरी इंडिया के जो भी नॉर्म्स होंगे वो एक साथ एक समान रूप से यहाँ पर लागू हो सकेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पर कंडीशंस बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ग्रेडेड ऑटोनॉमी विल बी प्रोवाइडेड टू द इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए, इंस्टीट्यूशन में आइडियल एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए इंस्टीट्यूशन के लिए भी यहाँ पर अवार्ड तौर पर एक प्रोसेस रखा गया है, जहाँ पर नैक का एग्रीडेशन उनके लिए जरूरी होता था। तो अब इस एग्रीडेशन में बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी यूनिवर्सिटी 15 साल तक लगातार अपने ग्रेडिंग सिस्टम को आइडियलिस्टिक रूप में बनाकर रखती है और अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करती है और अच्छी एजुकेशन देने में समर्थ हो पाती है, तो उसे 15 साल के बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जा रही है। यानी कि ये उसे अवार्ड की जा रही है, अवार्ड के तौर पर दी जा रही है, जिससे इंस्टीट्यूशन में भी एक होड़ लगेगी और वो तेजी से अपनी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने की और काम करेंगे। तो ये कंडीशन भी है, लेकिन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि वे आपसे मुंह मांगी फीस ले सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस एजुकेशन पॉलिसी में एक कंडीशन और लगा दी गई है, फी कैप सिस्टम। फी कैप सिस्टम का मतलब है कि मैक्सिमम फी विल बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि हर कोर्स की मैक्सिमम फीस गवर्नमेंट के द्वारा तय की जाएगी, उससे ज्यादा कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी यूनिवर्सिटी वो फीस अब नहीं ले पाएगा। तो ये भी एक अच्छी, बहुत ही अच्छी कंडीशन यहाँ पर लगाई गई है। उसके साथ साथ आप देखेंगे टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग सिस्टम। अब आने वाले समय में मोदी गवर्नमेंट का पूरा ध्यान टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग सिस्टम पर है। यानी कि आपको आने वाले समय में ई लर्निंग सिस्टम, ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम, ये सब आपको इजी तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन इतने बड़ी इंडिया और इतनी बड़ी इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके से लागू हो पाता है, ये एक चैलेंजिंग कंडीशन गवर्नमेंट के लिए भी रहेगी। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है और ऑनलाइन माध्यम से आप अपने टाइम को, अपने समय को और अपने खर्चे को भी बचा पाएंगे। तो देखते हैं किस तरीके से एप्लीकेबल हो पाता है। उसके अलावा एक कंडीशन और यहाँ पर बतलाई गई है, यहाँ पर बतलाया गया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटीज का सिलेबस पैटर्न सेम करने की कोशिश भी यहाँ पर बतलाई जा रही है कि की जा रही है। तो अब जो भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज होंगी, कोर्सेज होंगे, उन सब का सिलेबस, यहाँ पर आपको सिलेबस पैटर्न एक जैसा देखने को मिलेगा, जो अभी तक कई बार हमने देखा है कि वेरिएशंस उसमें बहुत ज्यादा मिलते थे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये समझ लीजिएगा कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही आइडियलिस्टिक रूप में लगभग 35 सालों के बाद पूरी तरीके से रिवाइव की गई है। और जिस तरीके से रिवाइव की गई है, अगर उसी तरीके से प्रैक्टिकल लेवल पर लागू हो पाती है तो स्किलफुल एम्प्लॉयमेंट आपको बहुत जल्दी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉपुलेशन को देखते हुए और साथ ही यहाँ के
ढुलमुल एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए इसे करना बड़ा ही चैलेंजिंग होने वाला है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आने वाले समय में ये किस तरीके से लागू हो पाता है, क्योंकि ये जो बिल है ये ऑलरेडी कैबिनेट से पास हो चुका है और कल इसके ये गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज भी कर दी गई है ये गाइडलाइंस। लेकिन आने वाले समय में देखना ये होगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें और एड ऑन की जाएंगी या कौन कौन सी चीजें इससे हटाई जाएंगी और किस तरीके से इसकी एप्लीकेबिलिटी कब तक इंडिया में लागू हो पाएगी। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि शायद 2021-22 से पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो पाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स अब एडमिशन लेने जा रहे हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें इस एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से पहले समझ लेना चाहिए। और इसके साथ साथ एक मेजर यहाँ पर चेंज जो किया गया है वो सबसे बड़ा चेंज किया गया है जीडीपी को लेकर। यानी कि अभी तक हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन पर जो खर्चा होता था गवर्नमेंट का, वो 4 से 4.5% का एजुकेशन पर हम लोग बजट का खर्च करते थे, लेकिन अब जीडीपी का 6% कर दिया गया है। यानी कि लगभग 1.5 से 2% यहाँ पर जीडीपी का खर्चा एजुकेशन एक्सपेंसेस के तौर पर बढ़ा दिया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन पॉलिसी है काफ़ी तेजी से यहाँ पर डेवलप हो पाएगी और काफ़ी जल्दी ही हमें देखने को मिलेगी। और जितनी जल्दी ये देखने को मिलती है उतनी जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि स्किल्ड एजुकेशन यहाँ पर आनी शुरू हो सकती है। जैसे ये सारे प्रोसीजर ऑलरेडी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में फॉरेनर्स के यहाँ लागू भी हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि इंडिया में पहली बार इस तरीके की एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आ रही है, लेकिन किस तरीके से लाएगी ये भी देखना उतना ही इंटरेस्टिंग होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आज की आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आने वाले समय में जो जो चेंजेस होंगे उन पर भी हम लगातार बात करते रहेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि गांव-गांव तक हर बच्चे को इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता लग सके। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 9th के स्टूडेंट हैं और आपको यही नहीं पता कि आने वाले 2 साल में सेमेस्टर सिस्टम की व्यवस्था आने वाली है, तो डेफिनेटली आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसे अच्छी तरीके से जान लें। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने जा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। लेकिन ये आज के लिए आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और हम सभी के लिए भी। आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा और नॉलेजफुल वीडियोस लेते रहिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बतलाइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।